Good morning, students. Oxford Public School welcomes you. Myself, Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8, Environment and Natural Resources. Today's our topic is limits to growth. यानी ग्रोथ के ऊपर क्या है, लिमिट लगाने के लिए कौन कौन से समिट्स या प्रोटोकॉल या कॉन्फ्रेंसेज हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में क्या है, मेनली 3 समिट्स या कॉन्फ्रेंसेज का है, जिसमें अर्थ समिट है, क्योटो प्रोटोकॉल है और जोहान्सबर्ग अर्थ कॉन्फ्रेंसेज है। तो आज हम क्या है 2 टॉपिक करेंगे, एक है अर्थ समिट का और सेकंड है क्योटो प्रोटोकॉल का। तो सबसे पहले है अर्थ समिट के बारे में पढ़ते हैं। अब आपने क्या है वर्ल्ड में ये सुना होगा कि धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोगों के मन में या ये कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के मन में कुछ डर सा पैदा हो गया है। 1945 के अंदर जब पहली बार एटॉमिक बम डाले गए थे जापान के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर, उसके बाद क्या है वर्ल्ड के अंदर जो पावर्स हैं लगातार जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है, जो एनर्जी के ऊपर काम कर रही है, तो लोग उससे क्या है एक तरह से भय भी मानने लगे हैं। तो उसी तरह से लेकर के 1972 के अंदर क्लब ऑफ रोम के द्वारा लिमिट टू ग्रोथ के नाम से, यानी जो विकास हो रहा है ग्रोथ के नाम से, नेचुरल रिसोर्सेज का है कह सकते हैं या एनवायरनमेंट का है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहा है, वो पोल्यूटेड होता जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या है काम किया जाए। उसके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया जिसको UNEP प्रोग्राम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत क्या है वर्ल्ड में बातें रखी गई और कुछ समिट्स की बात की गई। इसके बाद क्या है 2-3 समिति भी हुई थी छोटी छोटी। वैसे 1972 में पहली बार क्या है 1972 में वर्ल्ड लेवल के ऊपर समिति हुई थी, जिसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए नहीं करवाया गया। इसके अंदर क्या है पहली बार क्या है इन्वायरमेंट को लेकर के वर्ल्ड लेवल पर इशू उठाए गए थे। 170 के आसपास कंट्रीज के मेंबर थे और ये क्या है 1 जून से लेकर के को स्टार्ट होना था। ये स्टार्ट हुआ था 5 जून को और 6 जून को इसका फर्स्ट डे था, यानी 5 जून को इसको होस्ट किया था गया था UNO के जो उस टाइम के जनरल सेक्रेटरी थे उनके द्वारा। तो 6 जून को पहले करने के कारण इसी दिन से क्या है एनवायरनमेंट डे भी क्या है सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी 1 मार्क्स के लिए आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो। तो मेन जो आपके हैं अर्थ समिट आपकी बुक में NCERT बुक में भी दिया गया है, जो डिटेल से दे रखा है। तो इसको रियो डी जनेरिया अर्थ कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इसका जो नेम है डायरेक्टली इसको अर्थ समिट बोल देते हैं, लेकिन इसका जो रियल नेम है पूरा नाम है वो है रियो डी जनेरिया अर्थ कॉन्फ्रेंसिस 1992। कहने का मतलब है कि ये कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरिया के दिन। रियो डी जनेरिया कहाँ है, ब्राज़ील के अंदर है। इसका जो नाम पड़ा था जनवरी की नदी के नाम से, मतलब इस सिटी ये सेट हुआ था, इसलिए इसका नाम रियो डी जनेरिया है। तो ये 1992 में हुआ था, 3 जून से लेकर के 14 जून तक ये चला था। 172 कंट्रीज़ के मेंबर थे, इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये जो बेस था 1987 का जो एक एजेंडा तैयार किया गया था मॉनिटर कॉन्फ्रेंस के द्वारा, जो 1987 में हुई थी, जिसके अंदर रखा गया था आवर कॉमन फ्यूचर, जो मेनली किसके ऊपर था, ओजोन गैसेज के ऊपर था। ओजोन गैस के अंदर जो होल लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ओजोन गैस को लॉस होता जा रहा है हमें, उसको कैसे अचीव किया जा सकता है, उसके बारे में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। और उसी के बेस के ऊपर किया है ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर पहली बार इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसको अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि इसके अंदर पूरे वर्ल्ड के लिए एजेंडा तैयार किया गया था और कहा गया था कि इसके ऊपर हम स्ट्रिक्टली क्या है काम भी करेंगे। तो इसके अंदर एम्स क्या क्या रखे गए, इसमें सबसे पहला कहा गया कि इन्वायरमेंट सिक्योरिटी टू डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से सिक्योरिटी प्रोवाइड किया। अब डेवलपमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है, हर कंट्री डेवलपमेंट करे, हम भी चाहते हैं हम भी डेवलपमेंट करें, साथ वाला भी चाहता है डेवलपमेंट करे, हर कंट्री डेवलपमेंट चाहता है। लेकिन वो डेवलपमेंट के साथ में किसको सिक्योर करे, एनवायरनमेंट को सिक्योर करे, क्योंकि अगर एनवायरनमेंट सिक्योर नहीं होगा तो वो डेवलपमेंट कोई काम का नहीं है। तो इसलिए ये एम रखा गया था कि एनवायरनमेंट सिक्योरिटी टू डेवलपमेंट। इसके लिए क्या है, इसके अकॉर्डिंग एक ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा एजेंडा तैयार कर दिया गया था यूनाइटेड नेशन में के अंदर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एक ब्रांच बना दी गई, एजेंसी बना दी गई, किसकी, UNO के अंदर, जो इन सब के ऊपर काम करेगी, इनके लिए डिसाइड करेगी, एजेंडे वगैरह डिसाइड करेगी, जिसके अंदर काफ़ी सारे मतलब कह सकते हैं कि 2000 से ज़्यादा भी बातें लिखी गई हैं काफ़ी पेजेस के अंदर इसके द्वारा। तो इसके ऊपर काम करेगी। इसके अलावा न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी एक ऐसा डेवलपमेंट होगा जो क्या हो, सतत पोषणीय हो, यानी कि ये नहीं हो कि हम रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा आज यूज करते रहें और आने
वाले टाइम में वो रिसोर्सेज बचे भी ना। तो इस तरह क्या है, उस रिसोर्सेज का या उस डेवलपमेंट को यूज किया जाएगा कि आने वाले टाइम में भी हम उन चीज़ों को बचा करके रख सकें और बिना एनवायरनमेंट के लॉस के हम करें। नेक्स्ट है, इसके अंदर जो बात की गई थी, ये सभी की सभी बातें यूएनओ की जो एक तरह से जनरल असेंबली होती है जिसके अंदर सभी मेंबर होते हैं, उनके द्वारा एक्सेप्ट भी की गई थी। और मेन जो था ग्रीन हाउसेज गैस, ग्रीन हाउसेज गैसेज को क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। ग्रीन हाउसेज गैस क्या है, एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग को बनाने वाली है, यानी जिसके ऊपर पूरा का पूरा ग्लोबल वार्मिंग बेस है वो इन्हीं ग्रीन हाउसेज के गैस है। पूरा का पूरा हमारा इन्वायरमेंट होता है वो इन्हीं गैसेज के निकलने से ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता जा रहा है। तो ये ग्रीन हाउसेज मैंने कुछ लिखी है क्योंकि एग्जाम के अंदर 1 या 2 ग्रीन हाउसेज पूछी जा सकती है गैसेज। CO2 है, मीथेन है, N2 है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, SF6 है, PFC है, ये ग्रीन हाउसेज गैसेज हैं। इन गैसेज के कारण क्या लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जा रहा है। जिन कंट्री के अंदर टेम्परेचर 45 तक रहता था वहाँ 50 तक इंक्रीज हो चुका है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। आइस क्या है, लगातार पिघलती जा रही है, ये इसी का रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है। जहाँ आप इंडिया में देखिए, जहाँ गर्मी क्या है हमारे मार्च के बाद क्या है, ये कहते हैं कि अप्रैल में अच्छी खासी हो जाती थी, वो अब मई जून जुलाई तक ज़्यादा होती है। तो विंटर की अगर बात करें तो नवंबर में विंटर स्टार्ट हो जाती थी, जो अब दिसंबर भी नहीं, दिसंबर लास्ट या जनवरी के अंदर स्टार्ट होती है। तो ये सारा का सारा इफेक्ट किसका है, ग्लोबल वार्मिंग का है। इसके अलावा क्या है, एक एजेंडा इसके अंदर दिया गया इन कंट्रीज़ के लिए जो इसके मेंबर थे, इसको एजेंडा 21 बोलते हैं। कहा गया कि इस एजेंडे के ऊपर काम करेंगे और 5 ईयर के अंदर हम अपनी रिपोर्ट देंगे इस एजेंडे के ऊपर। तो कब देंगे 5 ईयर, यानी 1992 है, यानी 1997 के अंदर हम इसकी रिपोर्ट देंगे। अब एजेंडा 21 के अंदर क्या था, एजेंडा 21 के अंदर 21 फॉर्मूलाज रखे गए, यानी 21 एजेंडे रखे गए कि इसके ऊपर काम करेंगे। जैसे आपके 21 तो नहीं पूछे जाते, एग्जाम्पल के लिए एक दो होना चाहिए। जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे हम, जो फार्मर्स वगैरह है या जिनको इन्वायरमेंट वगैरह या पोल्यूशन कर देते हैं, उनको पता नहीं होता, उनको एजुकेट किया जाएगा। मेनली जो वाटर को पोल्यूट करते हैं या ये कह सकते हैं कि लैंड को पोल्यूट करते हैं, उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, एनवायरमेंट इको फ्रेंडली जो गैसेज हैं उनको इंक्रीज किया जाएगा। मेनली जो एनर्जी के रिसोर्स हैं जैसे कि सोलर एनर्जी है या विंड पावर है, इस तरह की एनर्जी है जो इको फ्रेंडली होती है एक तरह से, यानी जो एनवायरमेंट को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाती है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा, आगे लाया जाएगा, यानी इस तरह की एनर्जी को प्रोवाइड किया जाएगा। अभी आप देखते हो कि पिछले 20 ईयर्स में सोलर एनर्जी काफ़ी बढ़ती जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर। आप इंडिया में भी देख सकते हो, पिछले 10 ईयर्स में तो ये विलेज टू विलेज आती जा रही है। तो इस तरह से ये एजेंडे रखे गए जिनके ऊपर 5 ईयर्स के बाद रिपोर्ट देनी थी। कहा गया कि 5 ईयर के बाद रिपोर्ट देंगे और 10 ईयर के बाद क्या है, एक और कॉन्फ्रेंस होगी इसी तरह का, अर्थ समिट होगा 10 ईयर के बाद। उसका नाम जगह बाद में डिसाइड की जाएगी, यानी रियो डी जेनेरियो +10 अर्थ समिट होगी, जो 2002 के अंदर जोहान्सबर्ग में हुई थी, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर फिर क्योटो प्रोटोकॉल, यानी 5 साल बाद जो रिपोर्ट दी गई, वो रिपोर्ट दी गई थी 1997 को। इस 1997 की रिपोर्ट को क्या रखा, नाम दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। वैसे इसके बीच में भी कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई थी छोटी मोटी, तो क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया गया। क्योटो कहाँ पर है, जापान के अंदर है, वहाँ पर एक प्रोटोकॉल तैयार किया गया। और मेनली क्योंकि ये अर्थ समिट तो काफ़ी बड़े लेवल पे थी, एजेंडा भी तैयार किया गया, लेकिन काफ़ी हद तक क्या है, ग्रीन हाउसेज गैसेज को हम कंट्रोल नहीं कर पाए और ओजोन जो लेयर है वो लगातार हमारी क्या है, इफेक्टिव होती जा रही थी। जो गैसेज थी लगातार क्या है, बढ़ती जा रही थी हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इन ग्रीन हाउसेज गैसेज को लेकर के लेवल तैयार किया गया। दूसरा क्या इशू था, उसके अंदर कोई डिसाइड नहीं किया गया था कि किसको ग्रीन हाउसेज कम करनी है, किसको नहीं करनी। अब देखिए कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर रिसोर्सेज का यूज ही नहीं होता, वो पहले ही डेवलप नहीं है, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वो ग्रीन हाउसेज गैसेज को कम भी नहीं कर सकते, वो अपने लेवल से पहले ही कम कर रहे हैं। कुछ कंट्री ऐसे हैं जो जानबूझकर अपने आप को डेवलप करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा वेपन यूज करने के लिए या अपने वेपन्स को बेचने के लिए क्या है, उनका यूज करते हैं रिसोर्सेज का। तो इसलिए क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये बातें सारी क्लियर की गई थी। ये 1 दिसंबर से 11 दिसंबर के बीच में 1997 में हुआ, क्योटो किसके अंदर, जापान के अंदर। इसमें 150 कंट्री इसके उस टाइम मेंबर थे, लेकिन मेंबर बाद में धीरे धीरे बढ़ते गए और 192 तक मेंबर इसमें हुए हैं। इसमें मेन इश्यूज क्या थे, मेन इश्यूज इसमें ये था कि ग्रीन हाउसेज जो गैसें हैं उसको लेस करना, लेस इन ग्रीन हाउसेज गैसेज।
तो उसमें कहा गया, स्टार्टिंग में कहा गया 1997 में ही जब ये प्रोटोकॉल हुआ कि जापान क्या 5% तक कम करेगा, यूरोपियन यूनियन है वो 15% तक कम करेगी, यूएसए है वो 5% तक कम करेगा। मेनली जो कम करने की बात की गई थी वो 24 मेंबर जो इसके इन 150 में से थे उनको, प्लस यूरोपियन यूनियन को, और ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्री है उनको कहा गया था। 11 ईस्टर्न यूरोपियन के जो कंट्री है सिर्फ क्या है, इनको ग्रीन हाउसेज गैसेज करने को कहा गया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसके बाद क्या है, इम्प्लीमेंट की जब बात आई तो इसको कहा गया कि इम्प्लीमेंट हम करेंगे 2002 से लेकर के 12 तक, क्योंकि काफ़ी कंट्री इसमें एग्री नहीं हुए थे। वही इशू आ जाता है डेवलपिंग कंट्री का और अनडेवलप्ड कंट्री का। इंडिया ने भी काफ़ी टाइम तक साइन नहीं किए गए। साइन का टाइम दिया गया था कि मार्च 1998 से मार्च 99 के बीच में सभी कंट्री जो इसके मेंबर है वो साइन करेंगे, लेकिन इंडिया ने क्या इसको अगस्त 2002 में साइन किया। क्यों किया? क्योंकि इससे पहले इंडिया है, चाइना है, इन जो पॉपुलेटेड कंट्री है जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है उनको इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही थी। अगर एग्जाम्पल दे, पूरे वर्ल्ड के अंदर पर पर्सन जो है, एक व्यक्ति का जो है 3.2000 के अकॉर्डिंग 3.6 टन क्या है वो कार्बन यूज़ कर सकता है, मतलब इतना कार्बन का वेस्ट निकाल सकता है पर व्यक्ति। लेकिन इंडिया के अंदर 2030 तक भी, यानी अभी तक भी नहीं है, 2030 तक भी हम 1.9 तक करेंगे। तो इसलिए इंडिया पहले इसमें काफ़ी पीछे है, तो उसको और कम करने की नीड नहीं थी, तो इसलिए इंडिया ने इसको बाद में साइन किया गया था अगस्त 2002 के अंदर, और इम्प्लीमेंट किया 16 Feb 2005 के अंदर। इन हाउसेज को कम करने की बात की गई। तो इसमें जो फर्स्ट कमिटमेंट था, पीरियड दिया गया था कि हम 31 दिसंबर 2012 तक, यानी 31 दिसंबर 2012 तक इनको कम करेंगे। लेकिन ये देखिए 8 से लेकर के 12 तक इम्प्लीमेंट करना है। 12 तक क्या करेंगे, ये कम करेंगे, ये ग्रीन हाउसेज जो कम करेंगे। लेकिन डिस्कस नहीं हो पाया या ग्रीन हाउसेज कम नहीं हो पाई, और 12 और 20 का टाइम पीरियड आगे दिया गया। इस टाइम पीरियड के अंदर कहा गया कि यूरोपियन यूनियन 8% कम करेगी, एक दो एग्जाम्पल लिखे हैं, कनाडा 6% करेगी, यूएसए 7% करेगी, रसिया जो वहाँ पर कार्बन रेशो 1990 के अंदर था वही रखेगी, यानी उससे ज़्यादा नहीं करेगी। ठीक है, 1990 में जो वहाँ का रेशो है वही रखेगी, उससे ज़्यादा वो नहीं करेगी, यानी उसको लेस तो नहीं करना लेकिन उसको बढ़ाना भी नहीं है, तो ये बातें रखेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी थी कि ये कहीं पर भी क्या है, कंपलसरी नहीं किया गया, बाध्यकारी नहीं किया गया कि कोई कंट्री अगर इसको नहीं अपनाएगा, जो इसके मेंबर है, या इन्वायरमेंट को सेफ नहीं रखेगा तो उसके अगेंस्ट किसी तरह की कार्यवाही हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। तो इसलिए ग्रीन हाउसेज का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा कम नहीं हो पाया। कुछ कंट्रीज़ ने इसको कम करने की काफ़ी कोशिश भी की है, लेकिन फिर भी क्या है, जो हमें अचीवमेंट चाहिए थी वो अचीवमेंट हमें नहीं मिल पाई। इसलिए क्योटो प्रोटोकॉल के बाद 2002 के अंदर क्या जोहान्सबर्ग के अंदर अर्थ समिट होती है, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।